हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज के लेक्चर में हम आपके साथ होने वाले हैं, बताने वाले हैं स्पेशली ऊर्ज रिएक्शन, क्योंकि ऊर्ज रिएक्शन में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों को सवाल समझ में नहीं आता है कि हमको ये ऊर्ज रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझना कैसे है, किस तरीके से मुझे इसके मैकेनिज्म करना है। जितने भी एप्लीकेशन बेटा जी होते हैं वो सारे एप्लीकेशन, सारे मैकेनिज्म आपसे मैं बताने वाला हूँ छोटा सा लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने लेक्चर में। सबसे पहली बात तो ऊर्ज रिएक्शन का जो स्टार्टिंग होता है बेटा जी वो होता है अपना आरएक्स से। तो आरएक्स में क्या होता है, एक्स हैलोजन होता है, एक्स से आपको हैलोजन को निकालना होता है और यहाँ से अपना जो एक्स होगा वहाँ से हम निकालेंगे और फिर ये दो मतलब एल्केन का फॉर्मेशन करेगा बेटा जी। ये अपना एल्केन का फॉर्मेशन करेगा और एल्केन से ये अपना क्या करेगा, बाई प्रोडक्ट NaX फाइंड कर देगा। ओके, अब ये जो ड्राई ईथर का सॉल्वेंट है बेटा वो एल्केन बनाने में मदद करता है। ये ड्राई ईथर, ड्राई मतलब मॉइस्चर वाला नहीं चाहिए मुझे एल्केन के साथ इनको डिसॉल्व करना है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाना है। तो ये कैसे होता है इसी के बारे में पढ़ना है मुझे। तो यहां देख सकते हो कि जो R और R के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आपको भी पता है कि कोई भी बॉन्ड A और B के बीच में अगर होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इन भाई साहब का होता है, एक इन भाई साहब का होता है। तो जब रिएक्शन होते हैं तो दो तरह से होते हैं, या तो दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक बंदा लेके चला जाए, या दोनों लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लें इक्वली, ऐसा होता है। तो वही चीज मैं बताता हूं। तो जब आप इन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं और फ्री रेडिकल्स अपने ही मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के एल्केन का फॉर्मेशन करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। वैसे दो तरीके का मैकेनिज्म हम लोग बात करेंगे, एक फ्री रेडिकल्स, एक फॉर्मेशन ऑफ आयंस के थ्रू। तो ये होता है। अब इसी का एग्जांपल देख लो, जैसे CH3Cl 2Na CH3Cl ड्राई ईथर, हमने डायरेक्ट 2 NaCl को निकाला और CH3CH3 ईथेन बना दिया। क्या बना दिया? अपना ईथेन बना दिया। देख लो ध्यान से, ठीक। यहां पर भी देखो दोनों सेम मॉलिक्यूल लिया, ड्राई ईथर लिया बेटा जी, और ये आपका कंपाउंड बना दिया। कंपाउंड क्या बना अपना? ये बेटा जी बना 2,3 है ना, डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटेन हो जाएगा। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये ऊर्ज रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ओके, समझ में आ गया बेटा। ऊर्ज रिएक्शन दो मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कितने मैकेनिज्म को फॉलो करता है? दो मैकेनिज्म को। एक फ्री रेडिकल्स मतलब रेडिकल्स फॉर्मेशन और एक आयनिक मैकेनिज्म में काम करता है। तो एक कर मैं आपको बता देता हूं कि सर रेडिकल्स का मैकेनिज्म कैसे हम समझते हैं, क्या होता है रेडिकल्स में। तो आपको पता है कि रेडिकल का जो फॉर्मेशन होता है ना बेटा जी वो होमोलिसिस से होता है। भाई तू अपना, मान लो हमारे और किसी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड है, तो भाई तुम अपना आधा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ, एक इलेक्ट्रॉन अपना हम ले जाएं, ना तो तुम अमीर ना तो हम अमीर। तो वही कहानी इसके अंदर होता है। तो पहले सोडियम के पास आप भी जानते हो कि बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर है। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रखा तो Na+ आ गया, ठीक है। स्टेप 2 में जब आओगे तो आ जाना RX के पास। बेटा RX भी क्या करता है कि ये आपस में जब कोई रेडिकल्स नहीं है तो आपस में कोई रिएजेंट नहीं है तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाते हैं। ओके, देखिए चले गए। ये बना दिए एल्कील फ्री रेडिकल्स और ये बन गया हैलाइड 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब जब ये दिया हुआ इलेक्ट्रॉन सोडियम का हैलोजन लेता है, इनके पास 2, 4, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए, जब ये इलेक्ट्रॉन हैलोजन लेता है तो बेटा जी इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बैलेंस शेल में। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये जो R बना हुआ है ना वो खुद के मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होगा, बॉन्ड बनाएगा, एनर्जी बाहर निकालेगा और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा।
तो वही हुआ, ये आर फ्री रेडिकल्स अपने ही फ्री रेडिकल के साथ मिलकर के क्या बना लिया, एल्केन बना लिया, है ना। क्लियर हो गई बात। तो एल्केन का फॉर्मेशन हमारा हो जाता है। अब अगर आप डिस्प्रपोर्शनेशन लेते हो, मतलब एक फ्री रेडिकल्स आया दूसरे फ्री रेडिकल के साथ मिला और एल्कीन बना के और दो प्रोडक्ट बना दिया, तो इसमें एक स्टेप जो होता है ना वो डिस्प्रपोर्शनेशन का होता है। जो स्टेप 4 होता है ना बेटा, जो आपका स्टेप 4 होता है वो होता है डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का होता है बेटा। भैया डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? जब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो, एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो, एक ही मॉलिक्यूल के एक एटम का ऑक्सीडेशन और दूसरे एटम का रिडक्शन, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। सुनिएगा, मान लीजिए मैं R के जगह पे CH3 और CH2 फ्री रेडिकल ले लेता हूं, बात बराबर है। तो इनके बगल में एक H में अलग दिखा देता हूं वैसे, और दूसरा वाला सेल्फ का मतलब यही भी होता है ना, दूसरा वाला मॉलिक्यूल हम ले लेता हूं, दूसरा वाला मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूं। तो अब होगा क्या ऐसे में, होगा ये कि ये चाहेगा कि खुद से भी बॉन्ड बनाए, ये चाहेगा फ्री रेडिकल ही कोई मुझे बनावे। ये बेटा चाहेगा ना कि खुद से फ्री रेडिकल बनाए, भैया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तुम अपना ले लो, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो यहाँ जो फ्री रेडिकल बनेगा ना, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे बेटा जी, ये बॉन्ड बना लेंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये वाला जो फ्री रेडिकल है बेटा, ये वाला ये चला जाएगा इनके पास, तो ये बना लेंगे CH3 और CH3। मतलब आपने देखा क्या, एक ही मॉलिक्यूल में इथीन भी बन रहा है और एक ही मॉलिक्यूल में इथेन भी बन रहा है। क्लियर है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉब्लम बताता हूं क्या पॉइंट होता है बेटा। जो 1 डिग्री और 2 डिग्री होता है, जो उसमें कॉम्बिनेशन होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और डिस्प्रपोर्शनेशन जो होता है वो कम बनता है। लेकिन अगर आपके पास 3 डिग्री आर है, तो बेटा 3 डिग्री आर में डिस्प्रपोर्शनेटेड जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा, और कॉम्बिनेटेड जो कॉम्बिनेशन से बनाया गया है वो माइनर होगा। मतलब आपने क्या सुना, आपने ये सुना कि सर ने ये बताया कि अगर ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट आप बनाया, आपने देखा, और एक आपने बनाया डिस्प्रपोर्शनेशन से। बात क्लियर है, डिस्प्रपोर्शनेशन से। तो याद रखना कॉम्बिनेशन वाला यहाँ मेजर बनेगा, यहाँ भैया कॉम्बिनेशन वाला मेजर बनेगा। और आप अगर 3 डिग्री आप ले रखे हो आर को, तो यहाँ जो डिस्प्रपोर्शनेशन वाला होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन वाला होगा वो बेटा जी मेजर बनेगा, और जो कॉम्बिनेशन वाला होगा वो बेटा जी माइनर बनेगा। बात क्लियर है, क्लियर है। अब आपको आते हैं मेन पॉइंट पे कि सर रिएक्टिविटी कैसे जानेंगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो याद रखिएगा, मैं आपको लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं इसके लिए, बारूद एकदम धांसू, कोई फंसने वाला सवाल नहीं। याद रखिएगा सर, रिएक्टिविटी जो होता है ना सर, बेटा जो रिएक्टिविटी होता है ना वो स्टेरिक हिंड्रेंस को मात देता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का से बड़ा दूर रहता है। रिएक्टिविटी बोलता है भाई देखो हम वहीं जाएंगे जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होएगा, हिंड्रेंस नहीं होगा भैया, हम हिंड्रेंस के पास नहीं जाएंगे। मैं बहुत परेशान होता हूँ, हिंड्रेंस मुझे पसंद नहीं आते हैं। हिंड्रेंस होगा तो रिएक्टिविटी घटेगी, इसलिए याद रखना। दूसरी बात, अगर रिएक्टिविटी की बात करो तो एक पॉइंट आप नहीं पढ़े होगे, लेकिन यहाँ ध्यान देना, आपके लिए बता रहा हूँ कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन होता है बेटा जी, वो इंटर वाले से अच्छा बनाता है प्रोडक्ट, इंटर वाले से अच्छा बनाता है, इंटर मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन से अच्छा होता है। इंट्रा मतलब समझ रहे हो, एक ही मॉलिक्यूल में 2 मोल NaCl निकलता है और बनाता है प्रोडक्ट एल्कीन। तीसरी बात, सर हैलाइड में कौन सा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो सोचना कुछ नहीं है, RCl, RBr और RI सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा एटम होता है और बड़ा होने से ईजिली ये निकलता है, लीविंग टेंडेंसी अच्छी होती है, और लीविंग टेंडेंसी जब अच्छी होगी तो अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा। ये कहानी होता है। क्लियर है।
अब बोलोगे सर इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटर क्या होता है और इंट्रा क्या होता है? सर इंटर का मतलब होता है कि दोनों अलग मतलब दो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज हो। जैसे मान लो कि अपने पास इंटरमॉलिक्यूलर की आप बात कर रहे हो, इंटरमॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन की बात कर रहे हो। सर इंटर में आप क्या बता रहे हैं? वही तो बता रहा हूं, सुनो ध्यान से ना। सर अगर एक RX है और दूसरा वाला भी RX है, ये दूसरा वाला भी RX, यहां मैं दोनों सेम ले रहा हूं, ये ड्राई ईथर है, तो जब दूसरा वाला लोगे तो यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, आपको भी पता है यहां से निकलना ही निकलना है दोनों को। मैकेनिज्म आपको मैंने बता ही दिया। तो क्या बनेगा? R बनेगा बेटा 2NaX बन जाएगा। ठीक, ये इंटरमॉलिक्यूलर होता है। इंटर में दोनों अलग अलग रहे, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर दोनों बेटा जी अलग अलग मैं ले रहा हूं, अगर आपके पास दोनों अलग अलग ले लिया तो ये ध्यान दीजिए क्या होगा, ड्राई ईथर आपने डाला। अब देखना ध्यान से, यहां मतलब 3 प्रोडक्ट आपको यहां दिखेगा। एक इसका सेल्फ खुद के मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा तो RR बनेगा, एक इनका सेल्फ खुद के मॉलिक्यूल के साथ बनाएंगे तो R' बनेंगे। ये दोनों सेल्फ वाले हो गए ये दोनों क्या हो गए बेटा? सेल्फ वाले हो गए। अब एक जो बनेगा वो इनके क्रॉस से बनेगा, एक इसको उठा के लाओ, एक इसको, तो यहीं पे मॉलिक्यूल में समझा दिया मैंने। तो ये हो जाएगा R और R' और यहां बन जाएगा बेटा जी 2NaX। ये बेटा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। बात समझे आप? तो इस तरीके से आपको करना होता है। अब अगर आपको आयनिक मैकेनिज्म देखना है, ये तो रिएक्शन हो गया। अब अगर आपको आयनिक फ्री रेडिकल मैंने आपको समझा दिया, अगर आपको आयनिक मैकेनिज्म देखना है तो आयनिक मैकेनिज्म भी समझा देता हूं आपको, बस वीडियो पे बने रहिए। और अगर आपको लेक्चर बेनिफिशियल है, समझ में आ रहा है, तो थोड़ी सी आप पुशअप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिए, क्योंकि हमेशा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ठीक, सुनिएगा। आप पहले 2 मोल सोडियम लिए थे, हाँ सर लिए थे, तो इनको 2 मोल कटायन तो बनाना ही पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके। देख लीजिए, एक सोडियम था तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अगर 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, दूसरी बात, अब आप उठा के ले आइए अपने सबस्ट्रेट को CH3Cl, और आपको भी पता है कि यहां जो बॉन्ड होता है वो पोलराइज होता है, पहले से पता है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा इसे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है ना बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाता है इनके पास। सुनिएगा ध्यान से, मैं बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं। और जब जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव हटेगा, बचेगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बच गया। अब अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात किया जाएगा तो CH3 CH2 माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी Cl माइनस से ज़्यादा होता है। हमेशा याद रखिएगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कार्बन की ज़्यादा होगी। क्लियर है? इसीलिए जब दूसरा मॉलिक्यूल आप CH3Cl लेके आते हो तो कार्बन अटैक करता है, ये आ जाएगा CH2 माइनस और ये CH3। बेटा जी क्या करना है, Na प्लस तो हमारा वेट कर रहा है 2 Cl का, 1 Cl यहाँ निकल जाएगा, देख लीजिए ये Cl एक पा गया, एक और Cl मुझे निकालना है, तो ये जब निकलेगा तो इस पर प्लस बनेगा और इस पर माइनस बनेगा और ये निगेटिव अटैक करेगा। क्लियर है? तो क्या बना लेगा ये CH3 CH2 का होल ट्वाइस और CH3, फिर Cl माइनस निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, ये ब्यूटेन बन जाएगा। क्लियर है? तो बेटा ऊर्ज रिएक्शन यही इंटरमॉलिक्यूलर का होता है। इंट्रा में आ जाओ, इंट्रामॉलिक्यूलर ये दूसरा वाला केस है। देखो मैं पूरी नीट का लेवल का मैं आपको सवाल बता दे रहा हूं। इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है बेटा जी?
इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल से दोनों Cl को बाहर हटाना। तो या तो 1,2 डाई हैलाइड बनेगा या 1,3 या 1,4 1,5, याद रखना। यहां तो या तो 1,2 या 1,3 या 1,4 या 1,5 डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, ऐसा। क्लियर? तो कैसे होगा? मान लिया जाए कि अपने पास एक Cl यहां है, एक Cl यहां है, ठीक। और आपने क्या करा? Na डाल दिया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो बेटा यहां से ये निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा ही। तो इनके 2 सिग्मा बॉन्ड आप ब्रेक किया आपने, तो बेटा जी इनके बदले 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और 2NaX बन जाएगा। ये तो बन गया इथीन। रुकिए 2 मिनट, अभी बताता हूं। ये तो 2 कार्बन में मेंबर में था। अगर आप 3 कार्बन का मेंबर लेते हो, 1,3 की बात करते हो, सुनिए ध्यान से, बड़ी मजेदार बात है बेटा। ये Cl, ये Cl, 1 2 3। अब आप ले लीजिए 2Na, एक ही मॉलिक्यूल से आप दोनों Cl निकालोगे ना, तो क्या हो जाएगा? ये यहां से निकलेगा, देख लीजिएगा, ये यहां से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा, Cl निकला। अब ये 1 और 3 देखो हो गया, 1 2 में ये बना, तो 1 और 3 में एक तीसरे नंबर से मिलेगा और ये रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। देख लीजिए, ये करेगा रिंग का फॉर्मेशन या साइक्लोप्रोपेन बना लेगा, साइक्लोप्रोपेन बना लेगा बेटा जी। और बाई प्रोडक्ट तो आप जानते ही हो, 2NaCl निकल जाएगा। क्लियर है? समझे मेरी बात को? तो ये कहानी होती है, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। दिस इज ओनली फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन फॉर इवन नंबर ऑफ कार्बन। इससे कहा इन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एल्कीन बनाना है मुझे। अब कुछ सवाल ऐसे भी है, कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए तो आपके लिए बड़ा मतलब यूजफुल होगा। बेटा मान लिया जाए अपने पास ये हो और 2 Na लगा हो, ठीक है। Cl है, 2 मोल आपने ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। ड्राई ईथर आपने ले रखा है, तो क्या दिक्कत है? इसको निकाल दीजिए यहां से, ये निकाल दीजिए और अपना प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको बना के छोड़ दीजिए, देख लीजिए। और बना क्या बाई प्रोडक्ट? 2NaCl बना कहानी। अब अगर दूसरे सवाल पे आ जाओ, मान लिया जाए अपने पास इस तरीके कंपाउंड दिया है और यहां लिखा है 2 Na, और उसी में सेम मॉलिक्यूल अगर आप लेके चलते हो तो ये बनेगा, और आप ले रहे हो ड्राई ईथर, तो यहां से ये दोनों निकलेगा। और बेटा जी जब निकलेगा यहां से तो कुछ इस तरीके कंपाउंड बनाएगा, 2NaCl बनेगा। तो ये भी अपना एप्लीकेशन है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि सर अगर अपने पास ये वाला कंपाउंड है और यहां पर भी एक कंपाउंड है, तो सर क्या करेंगे? जब आप यहां सोडियम के साथ ड्राई ईथर लेते हो तो ये 2 तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। एक तो ऐसे एक फ्री रेडिकल बना लेगा, एक यहां और एक यहां फ्री रेडिकल, देखिएगा दोनों निकल जाएगा, और ये खुद के फ्री रेडिकल से मिल करके एक शानदार प्रोडक्ट बना लेगा। ऐसे देखो, ऐसे मिल जाएगा, तो वो अपना जो प्रोडक्ट होएगा वो ऐसे होएगा, देखिए ध्यान से, ठीक बन जाएगा। अब ये जो है ना नॉन एरोमेटिक है, कोई एक कार्बन पे sp3 आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, ये आ जाएगा नॉन एरोमेटिक, ठीक। बोलोगे सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि 2 मोल सोडियम लेके और यही डबल बॉन्ड बना लें। बिल्कुल तुम सोच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम ये भी कर सकते हैं बेटा जी, ये भी। मैं जो बता रहा हूं ना, ध्यान देना, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम बोल रहे हो कि सर यहां से बॉन्ड काटिए, यहां से काटिए और इन्हीं को बॉन्ड बना लीजिए, तो वो भी बना देता हूं, देखो ध्यान से।
लेकिन पढ़े होगे ये तो तुम्हारा एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई सिस्टम है। तो बोलोगे सर तो हम क्या कर रहे हैं, मेजर किसको बनाए हैं? तो आना इधर देखो, जब आप एरोमेटिसिटी पढ़े होगे तो पढ़े होगे कि एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है, नॉन एरोमेटिक उसके बाद एंटी एरोमेटिक, ये वाला फंडा पढ़े होगे। तो इसका मतलब क्या है, एरोमेटिक तो नहीं बना, हाँ नॉन एरोमेटिक बना, इसलिए ये मेजर बनेगा और एंटी एरोमेटिक वाला क्या बनेगा, माइनर बनेगा। बात समझ में आई, क्लियर आ गया? तो ये सब कहानी होता है बेटा। ये रहा अपना वुड्स रिएक्शन का पूरा डिटेल, और फिर इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर का नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्रैंकलिन रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म। ठीक, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू।